नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम द्वितीय अफ़गान साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी की चर्चा करेंगे। शेर शाह भारत के अफ़गान शासकों में सबसे महान थे। उनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ और शेर शाह सूरी पर काम करने वाले महत्वपूर्ण इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो ने उनकी जन्म तिथि 1486 ईस्वी बताई है। उनका जो मूल नाम था वो फरीद था और शेरशाह का प्रारंभिक जीवन बहुत ही कष्टकर गुजरा, क्योंकि शेरशाह का पिता हसन खान सहसराम और खवासपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ का जागीरदार था और उसकी 4 पत्नियाँ और कई बच्चे थे। फरीद की माँ का देहांत बचपन बहुत कम उम्र में हो गया था, अतः सौतेली माँओं और भाई बहनों के साथ उनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टकर गुजरा। पिता के साथ उनके मतभेद बने रहे। इसी वजह से युवावस्था में फरीद घर छोड़कर जौनपुर चले गए। बाद में जब पिता के साथ उनके डिफरेंसेस ख़त्म हो गए या दूर हो गए, तो फरीद ने सहसराम और खवासपुर की जागीरों का प्रशासन संभाला और इस कार्य में उनको बहुत सफलता मिली और उनको बहुत अनुभव भी प्राप्त हुआ प्रशासन चलाने का। 1518 ईस्वी में फरीद ने आगरा जाकर इब्राहिम के दरबार में हाजिरी दी और 1520 में जब पिता हसन खां की मृत्यु हो गई तो इब्राहिम लोदी ने जागीरें फरीद को दे दी, मगर सौतेले भाइयों के साथ फरीद के मतभेद बने रहे, अतः वह खवासपुर और सहसराम को छोड़कर बिहार के शासक बहार खान लोहानी के दरबार में नौकरी करने लगे। और वहीं पर एक दिन जब फरीद ने एक शेर का शिकार किया तो बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खान की उपाधि प्रदान की। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की। बाबर के आक्रमण के समय शेर खान मुगलों की सेवा में चला गया, लेकिन वहाँ पर शेर खान को बहुत अच्छा नहीं लगा, अतः 1528 में वह पुनः बिहार लौट आया, जहाँ नुहानी शासक मोहम्मद शाह ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी। मोहम्मद शाह के अधीन सेवारत रहने के क्रम में शेर शाह को कई सारे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुए, जो कि बाद में उनके बहुत काम आए। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खां उनके अल्पायु पुत्र जलाल खां के संरक्षक नियुक्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से विवाह भी कर लिया और इस तरह से वे दक्षिणी बिहार के आभासीय शासक बन गए। 1529 में शेर खां ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया। हालांकि अफगान इस युद्ध में पराजित हुए थे। 1529 में शेर खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया और हजरत आला की उपाधि धारण की। 1530 में उन्होंने चुनार दुर्ग का जो किलेदार था ताज खान, उसकी पत्नी विधवा पत्नी लाड़ मलिका से विवाह किया। इससे न केवल चुनार का शक्तिशाली किला शेर खान को मिल गया, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में खजाना भी उनके हाथ लगा। हालांकि शेर खान ने 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का साथ दिया था, लेकिन साथ ही दिया था, कोई महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि शेर खान
महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे ये समझ में आ गया था कि महमूद लोदी के पतन के बाद ही वह स्वयं अफगानों के नेता के रूप में उभर सकता है। इसलिए कभी भी पूरी इच्छा शक्ति के साथ शेर खान ने लोदियों का साथ नहीं दिया। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। (1539) में हुमायूं को पराजित करने के बाद कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी ढलवाना शुरू किया। 1540 में अंततः कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पुनः परास्त करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शासक बनने के बाद शेर खान के समक्ष कई समस्याएं थीं, जैसे कि सबसे पहले तो उन्हें हुमायूं के भारत वापसी की संभावनाओं पर रोक लगानी थी। फिर उन्हें अफगान सरदारों की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था ताकि अपनी खुद की शक्ति को बढ़ाया जा सके। इसके लिए सैनिक और प्रशासनिक दोनों ही प्रकार के उपाय करने जरूरी थे और इन सब के अलावा उन्हें साम्राज्य विस्तार की तरफ भी ध्यान देना था। तो जो पहली समस्या थी कि हुमायूं भारत वापस ना लौट आए, उसके लिए शेरशाह ने क्या किया? हुमायूं को भारत से निष्कासित करने और उसके वापसी का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए शेरशाह ने उन सभी भारतीय शासकों पर दबाव डाला जिनसे हुमायूं को सहायता मिलने की थोड़ी भी संभावना थी। बाध्य होकर जब कोई रास्ता वापसी का नहीं मिला तो हुमायूं को ईरान में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसके साथ ही शेरशाह ने पश्चिमोत्तर सीमांत को सुदृढ़ करने के काम पर ध्यान दिया ताकि हुमायूं इस दिशा से भारत में पुनः प्रवेश न कर सके। इसके लिए उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु वहां पर रोहतासगढ़ नाम का एक सुदृढ़ किला बनवाया और हैबत खां और खवास खां के नेतृत्व में वहां पर एक शक्तिशाली सेना नियुक्त की। इसके बाद शेरशाह ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। साम्राज्य विस्तार के लिए 1542 से 45 के बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैनिक अभियान किए। मालवा, रणथंबोर और रायसीन पर 1542 मालवा, रणथंबोर और रायसीन पर अधिकार किया। 1542 में रायसीन पर आक्रमण करके वहां के राजपूत शासक का नाम क्या था? पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान रायसीन की स्त्रियों ने जौहर किया। रायसीन की घटना को शेरशाह के चरित्र पर कलंक माना जाता है क्योंकि उसने धोखे से अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से कुतुब खान ने इतनी शर्म अनुभव की कि उसने आत्महत्या कर ली। मालवा और रायसीन पर अधिकार के बाद 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लिया। इसी युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कूपा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया और अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए। अफगानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। यही मौका था जब शेरशाह ने कहा, मारवाड़ के राजपूतों के शौर्य को देखकर कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग सारा हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवाने चला था। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने अपना अंतिम अभियान
कालिंजर के खिलाफ किया। वहाँ का शासक कीरत सिंह था। कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह की एक नाचने वाली, ऐसी ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि शेरशाह ने कीरत सिंह की एक दासी को हथियाने की इच्छा से यह युद्ध किया। कीरत सिंह ने दासी को देने से इनकार कर दिया और कीरत सिंह रीवा के राजा वीरभान वघेला की शरण में चला गया। किंतु इसी युद्ध अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय किले की दीवार से एक गोला आकर पास रखे बारूद के ढेर पर गिरा और आग लग जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह ने साम्राज्य विस्तार तो किया, लेकिन मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्य वापस लौटा दिए गए अधीनता स्वीकार करने के बाद। जैसे ही राजपूत राजाओं को अधीनस्थ बना दिया गया, लेकिन राज्य उनके वापस लौटा दिए गए। सिर्फ मारवाड़ को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ और धनी सूबे में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल को सरकारों में बांटकर वहां पर एक अधिकारी सिकंदर के नियंत्रण में रख दिया। अब हम शेरशाह के प्रारंभिक जीवन, उनके उदय की यात्रा, उत्थान की यात्रा, उनके द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों को देखने के बाद, उनके द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार को देखने के बाद और उनकी मृत्यु के कारण को जानने के बाद शेरशाह की मृत्यु किस तरह से हुई, इस पर भी कई बार वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इन सब के बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में शेरशाह के विभिन्न प्रशासनिक सुधारों, उनके न्यायिक सुधारों और सैन्य सुधारों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।